चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 91। सेक्शन 91 क्या कहता है? सेक्शन 91 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काउज्ड। मतलब होता है ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। मतलब आपने कोई अपहानि कारित नहीं किया है किसी के खिलाफ, फिर भी वो अपने आप में ऐसा करना अपराध है, इसलिए वो एक अपराध है। जैसे कि देखिए धारा 87, 88, 89 इसमें ये लागू नहीं होता, जो स्वतः अपराध है ना। कहने का मतलब ये है 87, 88, 89 में जो एग्जेम्पशन मिला है वो इसमें लागू नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, स्वतः ऐसा करना स्वयं ही अपराध है, इसलिए उसको इसका छूट नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, गर्भपात कराना। गर्भपात कराना एक अपराध है, इसलिए ऐसे अपराध करने में कोई छूट नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्त्री को अपहानि नहीं हो रहा है, मतलब गर्भपात कराने से उस महिला को जो गर्भवती है होने वाला है उसको कोई हानि नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, वो स्वस्थ है। किंतु जो गर्भपात का काम है स्त्री के जीवन को बचाने से भिन्न, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि उस महिला को, स्त्री को बचाने के लिए गर्भपात कराना अनिवार्य हो जाए, तो ऐसे स्थिति में गर्भपात कराएगा तो अपराध नहीं है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में यदि गर्भपात कराता है तो वो एक अपराध है स्वयं, क्योंकि ये अपराध है। चाहे स्त्री के संरक्षक हो, स्त्री स्वयं हो, इसकी जो सहमति है, मतलब वो न्याय अनुमत नहीं है, मतलब उसकी सहमति का कोई मायने नहीं है, वो सहमति देगा तब भी ये आपराधिक माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। मतलब एक व्यक्ति के कंसेंट के बिना, देख लेते हैं हिंदी में, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। ठीक है, मतलब सहमति नहीं मिला है लेकिन वो उसी के फायदे के लिए हो रहा है काम। जैसे कि देखिए, कब ये लागू होता है? जब वह व्यक्ति सम्मति देने में क्या हो, असमर्थ हो, मतलब ऐसे परिस्थिति हो कि वो सम्मति देने में असमर्थ हो, दूसरा संरक्षक वहाँ पर उपस्थित ना हो जो उसको सहमति दे सके। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उसके सहमति के बिना भी कुछ एक्ट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ शामिल नहीं होगा। पहले इसका अपवाद ही देख लेते हैं, नीचे में अपवाद देख लेते हैं, फिर उसका जो लागू नहीं होता उसको देखेंगे। देखिए, अपराध नहीं माना जाएगा, कौन कौन से इलस्ट्रेशन दिया है। ये जो है घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गया, तो अब मूर्छित हो गया तो ये तो सहमति देगा नहीं। तो जेड जो शल्य चिकित्सक है अपने विचार से, मतलब उसको लगा कि ये आवश्यक है करके इस कपाल पर सद्भावपूर्वक शल्य क्रिया किया। ठीक है, क्योंकि कपाल को लग गया रहा होगा तो देखा मूर्छित हो गया, तो ये तो कोई सहमति दे नहीं सकता, इसके संरक्षक भी कोई नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में ये अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा बी, ए को बाघ ले जाता है। ठीक है, ए को पकड़ के बाघ ले गया। जेड संभावना जानते हुए कि गोली मारने से ए भी मर सकता है ना, बाघ ले गया, अब गोली मारेगा तो हो सकता है बाघ इधर उधर हो और इस आदमी को ही पड़ जाए, लेकिन बचाने के लिए बाघ को गोली मार के इसको सद्भावपूर्वक छुड़ाना चाहता है, तो ऐसे सद्भावपूर्वक बचाने के लिए गोली जब चलाता है तो भी इसको अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। उसके बाद सी को देखते हैं, उसके बाद हम उसमें जो लागू नहीं होता उसको देखेंगे। सी कहता है जो एक बच्चा है कि दुर्घटना में इसको चोट पड़ जाता है, तब जेड जो है शल्य चिकित्सक बिना सहमति जान बचाने ऑपरेशन करता है, मतलब सद्भावपूर्वक इसको जान बचाने के लिए ऑपरेशन करता है, क्योंकि संरक्षक से आवेदन कराने का समय नहीं है। तो आवेदन मतलब
कब संरक्षक आएगा तो उसका आवेदन स्वीकार करेगा, तब उसको स्टार्ट करेगा ऑपरेशन, तब तक ये बच्चा क्या हो जाएगा, मर सकता है। ऐसे स्थिति में जो चिकित्सक है वो शल्य क्रिया कर सकता है। डी, ए और जेड एक जलते घर में है, दोनों के दोनों जल रहा है घर, उसके अंदर में है। नीचे लोग कंबल ताने हैं, मतलब वहाँ से खिड़की वगैरह से कोई कूदेगा तो उसको कंबल में आना चाहिए करके तान के रखे हैं, है ना। यहाँ पर ए क्या है, शिशु है। तो जेड जो है ये वयस्क है, तो जेड जो है ए को बचाने के लिए क्या करता है, वो खिड़की से नीचे फेंकता है तो वो कंबल में आता है। अब इस घटना में अगर मान लो गलती से अगर कंबल के नीचे गिर गया और मर गया, तब भी अपराधी नहीं होगा जेड, क्योंकि वो सद्भावपूर्वक उसी को बचाने के लिए ऐसा किया था। अब देखिए, परंतु किसमें ये लागू नहीं होगा। पहला तो ये है, साशय मृत्यु कारित करने के लिए कोई एक्ट करे या प्रयत्न करे मृत्यु कारित करने का जानबूझ के आशयपूर्वक, तब लागू नहीं होगा। मृत्यु घोर उपहति, ठीक है, मृत्यु हो चाहे घोर उपहति हो, चाहे घोर रोग हो, चाहे अंग शैथिल्य के निवारण के लिए जो ये छूट मिला है, उससे भिन्न के उद्देश्य से यदि ऐसा किया जाता है बिना सहमति के, है ना, तो वो अपराध माना जाएगा, छूट नहीं मिलेगा। यदि स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए हो या ऐसा करने का प्रयत्न किया हो, तब भी छूट नहीं मिलेगा। चौथा है, ऐसे दुष्प्रेरण पर विस्तार नहीं जिसमें अपराध लागू ना हो। तो जहाँ तक का अपराध लागू है वहाँ तक का इसमें विस्तार होगा, और दुष्प्रेरण का ऐसे अपराध पर लागू नहीं होगा जो या इसमें इस छूट जो मिला है उन अपराधों के अलावा दूसरे अपराध हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 93, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, अर्थात सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना, ठीक है, मतलब सद्भावपूर्वक यदि कोई सूचना दिया जाता है तो, जैसे कि यहाँ पर इलिस्ट्रेशन दिया है, जेड एक शल्य चिकित्सक है, डॉक्टर है, ए को बताता है कि वह जीवित नहीं रह सकता, मतलब उसका कंडीशन ऐसा हो गया है कि अब उसको डॉक्टर भी नहीं बचा पा रहा है, तो लास्ट में उसको बचाता है कि बोलता है कि वह जीवित अब नहीं रह सकता। तो ये सुनकर उसको, मतलब क्योंकि वो जान गया कि अब तो मैं जीऊँगा नहीं, वो निराशावाद हो जाता है और उस आघात से उसकी मृत्यु हो जाता है। तो भी यहाँ पर डॉक्टर अपराधी नहीं है, क्योंकि बताना उसका फर्ज था। देखिए सेक्शन 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, मतलब कहने का मतलब है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, हत्या या मृत्यु से दंडनीय अपराध, पहले तो जो लागू नहीं होता उसको देख लेते हैं। मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो उसको धमकी देकर ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहा है, तब वैसे स्थिति में तो ध्यान देना है यहाँ, हत्या या मृत्यु से दंडनीय अपराध, यदि कोई अपराध को राज्य के विरुद्ध कर रहा है तो उसमें ये लागू नहीं होगा छूट, है ना। इसमें हम नहीं कहेंगे कि वो धमकी के कारण वैसा किया था। दूसरा है, युक्ति युक्त आशंका हो कि ना करने का परिणाम तत्काल मृत्यु होगा, मतलब किसी को धमकी दिया जा रहा है कुछ करने का और उस धमकी को बात मान के वो ऐसा नहीं करेगा, तो ऐसा स्थिति बन चुका है कि वो तुरंत उसको तत्काल मार देगा, गोली मार देगा, जो भी मारेगा, तब ऐसी स्थिति में उसको छूट मिला हुआ है। और मैंने बताया कि राज्य के विरुद्ध जब रहेगा तब वो मान्य नहीं रहेगा, राज्य के विरुद्ध छूट नहीं मिलता। दूसरा ये है कि अपनी इच्छा से कोई कर रहा है ऐसा काम या मृत्यु से कम अपहानि की बात हो तो उसको मृत्यु कारित करने जैसे छूट नहीं मिलता है, ठीक है। या अपनी इच्छा से कोई कर रहा है तो उसको छूट नहीं मिलेगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो स्पष्टीकरण है वो अपवाद नहीं है, कुछ कुछ जैसे अपनी इच्छा से कर रहा है तो उसको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। पीटे जाने की धमकी से, थोड़ा बहुत मारपीट करने की धमकी देकर किसी को बोलेगा इसको गोली मार दो, तो ऐसा मुझको मार देता 2-4 झापड़ इसलिए मैंने गोली मारा करके किसी के दबाव के कारण ऐसा किया बोलेगा तो उसको छूट नहीं मिलेगा।
डाकुओं की टोली में सम्मिलित कोई अगर धमकी दे देगा कि तुम मेरे तो टोली में आ जाओ और हम लोगों के जैसा काम करो करके, और वो काम करता रह गया, तो वैसे में छूट नहीं मिलता। वो एक आध बार गलती के कारण कोई 1% होता है, कोई पूरा उसका क्रियाकलाप का छूट नहीं मिलता इसमें। एक्सप्लेनेशन अगला है, अपवाद है, क्या क्या में छूट मिल सकता है। मान लो डाकुओं द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा कोई घटना करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर ये लागू होगा, मतलब धमकी देकर कार्य को कराना। जैसे एक लोहार है, अब इसको विवश किया जाता है कि अपने औजार से किसी कोई गृह के द्वार को तोड़ने के लिए विवश किया जाए ताकि वो लोग लूट का काम कर सके, तो यहाँ पर ए जो है दोषी नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 95 एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म, मतलब तुच्छ हानि कारित करने वाला कार्य। मतलब ऐसा कार्य जैसे कोई 2 लोग जा रहे हैं, पीछे वाला थोड़ा स्पीड को ऐसा धीरे से मार दिया धीरे से, तो अब जिसको मारे हैं वो जाएगा केस करने, ऐसा ऐसा मुझको मार दिया, तो ये फिर तुच्छ कार्य कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, अपहानि कारित जो है या ऐसा होने की संभावना या तो ऐसा किया जाता है कि ऐसा हो सकता है या संभावना है, तो वो इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ या स्वभाव वाला व्यक्ति शिकायत नहीं करेगा। और ऐसे शिकायत लेके कोई केस कर रहा है और छूट मांग रहा है ना, तो ये सब इसमें लागू नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा के विषय में, मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में क्या क्या छूट मिला हुआ देख लेते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं 96 सेक्शन है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें क्या है, ये अपराध नहीं है, मतलब अपने आप को बचाने, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सब चीज़ को बोल रहा है। सेक्शन 97 है, सेक्शन 97, यहाँ पर सेक्शन 97 है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, अपने बॉडी को बचाने के लिए और अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 99 के निबंधनों, मतलब धारा 99 में कुछ बताया गया है जिसमें ये लागू नहीं होता प्राइवेट डिफेंस, तो उन निर्बंधों के अध्ययन, मतलब उसको शामिल करते हुए, मतलब वो सब शामिल नहीं होगा ये बताते हुए यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सा प्राइवेट डिफेंस में लागू होगा। तो पहले बात तो अपराध में है ना, अपने या अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा में, चाहे हम अपने शरीर की प्रतिरक्षा में, चाहे दूसरे व्यक्ति की शरीर की प्रतिरक्षा में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, चोरी है या थेफ्ट है, लूट है, रॉबरी है, रिश्ती या मिसचिफ है, आपराधिक अत्याचार या क्रिमिनल ट्रेसपास है। तो ये सब चीज़ें यदि हो रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए, बचाने के लिए, चाहे वो संपत्ति जंगम हो, स्थावर हो, मतलब मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, यदि ऐसा अपराध होता है या ऐसा अपराध करने का प्रयत्न किया जाता है तो हमको प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 98। सेक्शन 98 क्या कहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इट्स कहने का मतलब है ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। ठीक है, तो जब अपराध बालकपन, अपरिपक्व समझ, विकृत चित्त, मत्तता या भ्रम के कारण किया जाता है तो उसमें प्रतिरक्षा उसमें भी लागू होगा। इसके खिलाफ भी हम अपना प्रतिरक्षा का जो छूट है उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो किया गया है वो हालांकि अपराध नहीं है, ऐसे परिस्थिति में कोई कर रहा है तो अपराध नहीं माना जाता, लेकिन हमको प्रतिरक्षा का अधिकार तब भी मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं इलस्ट्रेशन का, यह पागलपन से है ना, यह एक पागलपन से क्या काम कर रहा है, का को मारने का प्रयत्न किया, तो यह यहाँ पर अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि पागलपन है उसमें, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यहाँ पर है क्योंकि पागल मारे चाहे
नॉर्मल आदमी मारे, हमको तो नुकसान उतना ही होगा ना, अपने शरीर को बचाने के लिए उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, वैसे ही ख जो है, ख नंबर का है क अपने वैध घर में प्रवेश करता है। ठीक है, क अपने घर में जा रहा है, अंदर प्रवेश कर रहा है, और ब उसका भाई है। तो ब को ऐसा लगता है कि कोई और है, ऐसा भ्रम हो जाता है, वो आ है करके नहीं समझ पाता और कोई और है करके भ्रम से, मतलब कोई चोरी करने वाले के लिए आ रहा है या घुस रहा है, ज़बरदस्ती करके क पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, अपने ही भाई पर आक्रमण कर देता है भ्रम के कारण। तो यहाँ पर क जो है वो प्रतिरक्षा पाने का यहाँ पर अधिकारी है, मतलब प्रतिरक्षा का जो कानून है यहाँ लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सेक्शन 99। तो एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो यही 99 जो है वो ये बताता है कि किन किन बातों पर जो है सेल्फ डिफेंस लागू नहीं होगा। तो पहले देख लेते हैं, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, पहला तो यह है, लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में जिसमें मृत्यु या घोर उपहति की आशंका न हो, ठीक है, करे या प्रयत्न करे। मतलब लोक सेवक है, सरकारी जो कर्मचारी अधिकारी वगैरह हैं, जो सद्भावपूर्वक अपने पद का सही उपयोग जो कर रहा है उसमें जिसमें मृत्यु कारित या घोर उपहति की कोई आशंका ना हो, तो जो प्रतिरक्षा का अधिकार यहाँ पर लागू नहीं होगा। चाहे उस लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य सर्वथा न्यायानुमत, मतलब एकदम न्याय के नियम अनुसार ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि कभी कभी पुलिस वाले या कोई भी को ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो हित में, देश के हित में या कानून के हित में, उसको जो न्याय एकदम कानून में एकदम लिखित नहीं है या वैध नहीं है, ऐसे भी काम करना पड़ जाता है। तो सद्भावपूर्वक इसलिए किया गया कार्य बोला जाता है। तो दूसरा कहता है, यदि उपरोक्त, मतलब ये सब बातें लोक सेवक द्वारा जो सद्भावपूर्वक किया गया जो काम है वो बताए हैं, उसमें लोक सेवक के निर्देश में किया गया, मतलब लोक सेवक जो है वो दूसरे को निर्देश दिया है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो आम कोई भी हो, उसको यदि निर्देश दिया गया है ऐसा करने का और वो ऐसा कार्य कर रहा है, तब भी प्रतिरक्षा लागू नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, जब लोक प्राधिकारियों से सहायता मांगने का समय है, मतलब हमारे पास कोई विपत्ति आ गया और हमारे पास पूरा टाइम है पुलिस को फ़ोन करने का, मतलब आधा घंटा बाद मान लो होने वाला है कोई घटना और हमको पता चल गया, हम पुलिस को फ़ोन करेंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। तो वैसे में अगर हम पुलिस को नहीं बुलाए और वो आ गया आपत्ति और फिर हम उसको प्रतिरक्षा करके लागू होगा करके बोलेंगे तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि सुरक्षा देना लोक सेवक का काम है। तो हमको पहले उनका सहायता लेने का, अगर हमारे पास समय है तो उसका सहायता लेना चाहिए। प्रतिरक्षा के प्रयोजन से अपहानि से अधिक अपहानि का विस्तार नहीं होता, मतलब जितना आवश्यक है हमारे ऊपर, जितना समझिए कोई हमला हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम प्रतिरक्षा कर सकते हैं। कोई डंडा लेके आ रहे हैं, हमको पैर में एक डंडा मार रहा है और हम सीधा उसको गोली मारते, ऐसा लागू यहाँ पर नहीं होगा। अब एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। जब लोक सेवक है करके न जानता हो, यदि लोक सेवक आए, बताए ना लोक सेवक जब ये सब करे एकटा तो उसमें लागू नहीं होता। तो लोक सेवक यदि आए और लोक सेवक है करके वो बताए भी नहीं और उस सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं है कि ये लोक सेवक है, तब ऐसे में प्रतिरक्षा का जो नियम है वो लागू होगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, जब लोक सेवक के निर्देश या प्राधिकार, मतलब लोक सेवक के जो निर्देश दे किसी व्यक्ति को या कर्मचारी को, और तब वो काम करने वाला व्यक्ति इसका कथन बता मत न दे कि हमको लोक सेवक के इसके द्वारा भेजा गया है या अधिकार दिया गया है करने का, करके लिखित में या बोल कर न दे दे, तब और ये बात इसको व्यक्ति को पता नहीं, तब भी उसका प्रतिरक्षा वाला नियम लागू ही होगा, उसको ये अधिकार ही रहेगा। अब उसके बाद आता है सेक्शन 100, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। कब हमारे पास प्रतिरक्षा का, है ना, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होगा, मतलब हम कब, कौन सा ऐसा परिस्थिति है जब सामने वाले हमलावर को हम जान से मार सकते हैं। तो देखते हैं। पहला, निम्न परिस्थिति में अगर हो कोई व्यक्ति,
जैसे उसको लगता है कि उसका मृत्यु हो जाएगा, जान से मारने वाला है सामने वाला, तब वो उसको भी मार सकता है। जब कोई घोर उपहति हो, जैसे कि घोर उपहति कह सकते हैं, बहुत बड़ा तलवार है और सीधा पैर को काटने वाला है पूरा, या हाथ को काटने वाला है पूरा, तो ये घोर उपहति होता है। उसके बाद तीसरा है बलात्संग के आशय से हमला, है ना, मतलब रेप करने के लिए अगर कोई हमला कर रहा है तब भी उसको जान से मार सकते हैं। उसके बाद है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से हमला, मतलब लुष्ट करने के लिए कोई अगर कर रहा है तब भी। व्यपहरण या अपहरण, मतलब किडनैपिंग या एब्डक्शन अगर करने के लिए कोई हमला किया तब भी। सदोष परिरोध, सदोष परिरोध में यदि मतलब किसी को पकड़ के किसी जगह में उसको छुपा दिया और जहाँ से छुड़वाने हेतु लोक प्राधिकारी से सहायता ना मिले ऐसी आशंका है, मतलब जिस व्यक्ति को छुपाया गया है उस व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति को यदि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से लोक सेवक का सहायता नहीं पा सकूँगा, जैसे उसको बांध के रख दिया, अब बांध के रख दिया तो ना तो किसी से बात कर सकता है, ना कॉल कर सकता है, ना दूसरा व्यक्ति उसको देख सकता है। तो अब ऐसी परिस्थिति यदि आ जाता है तब वो अपने जान को बचाने के लिए जिसने ऐसा किया उसको मार के वहाँ से भाग सकता है। सातवां बाद में जोड़ा गया अम्ल फेंकने, मतलब एसिड फेंकने या कोई फेंकने के लिए देने के का कृत्य करे या ऐसा प्रयास करे जिससे घोर उपहति यदि हो सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में पीड़ित के द्वारा जान से मारने के का भी कृत्य किया जा सकता है अपने सेल्फ डिफेंस में। तो ये हो गया सेक्शन 100।